Two aqueous solution AgNO3 and LiCl were electrolyzed using platinum electrode. The pH of the resulting solution will be, मतलब हमें रिएक्शन प्रेडिक्ट करना है और ये चेक करना है कि H+ OH- में कैसे चेंजेस हो रहे हैं। जनरली यदि वाटर ऑक्सीडाइज या रिड्यूस होगा तो pH में चेंजेस आएंगे ना, क्योंकि वो H+ OH- क्रिएट करता है। ओके, AgNO3 नाइट्रेट आयन, डेफिनेटली नाइट्रेट आयन ऑक्सीडाइज नहीं होगा, नाइट्रोजन ऑलरेडी +5 में, तो वो तो ऑक्सीडाइज नहीं होगा। Ag+ रिड्यूस हो सकता है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल होता है +0.8। या हमें पॉसिबल रिएक्शन ऑब्जर्व करना है। एनोड कैथोड पर रिडक्शन होगा Ag+ का +0.8 है, वाटर का -0.8 होता है, तो वाटर से ज्यादा प्रेफर्ड होगा। या नाइट्रेट ऑक्सीडाइज नहीं होगा, इसका मतलब पानी ऑक्सीडाइज होगा, पानी ऑक्सीडाइज होगा तो H+ बढ़ेगा, और H+ बढ़ेगा तो pH कम होगा। तो इन फर्स्ट केस pH डिक्रीजेस। या तो आंसर 2 होगा या आंसर 4 होगा। क्या इतना समझ में आता है या बोर्ड पे लिख के बताऊं पूरा? हाँ सर, रिपीट कीजिए ना। देखो 26 में एट एनोड हमें रिएक्शन देखना है। एनोड पर एनायन नाइट्रेट आयन, इट विल नॉट अंडरगो एनी रिएक्शन, ऑक्सीडाइज नहीं होता है जनरली ये, तो फिर पानी ऑक्सीडाइज होगा। यदि पानी ऑक्सीडाइज होगा तो H+ बनेगा, और H+ बनेगा तो pH कम होगा, ये रिएक्शन प्रिफर्ड होगा। एट कैथोड Ag+ अंडरगो रिडक्शन चेंज, क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल हमें पता है E0 वैल्यू होता है +0.8 और पानी का होता है -0.83, तो पानी वाला रिएक्शन नहीं होगा। हमें E0 वैल्यू पता होनी चाहिए इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए। तो इसमें pH में कोई चेंज नहीं, इसमें pH कम होगा, H+ बढ़ेगा। पहले केस में pH कम होगा। सेकंड केस LiCl, LiCl में Li+ पे आओगे तो Li+ कभी भी रिड्यूस नहीं होगा ना, वन ऑफ द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। Li+ कभी भी ऑक्सीडाइज रिड्यूस नहीं होगा, इसका रिडक्शन पोटेंशियल बहुत ज्यादा नेगेटिव होगा, तो उसमें पानी वाला रिएक्शन हो जाएगा। तो OH- तो बन रहा है। अब हम सेकंड रिएक्शन भी देख लेते हैं। Cl-, बताओ Cl- और H2O एक्सेप्शनल केस है, कौन ऑक्सीडाइज होगा? Cl- होता है, H2O होता है? Cl-, क्योंकि ओवर पोटेंशियल का कांसेप्ट आ जाता है। Cl- का होता तो है रिडक्शन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल -1.36, बट स्टिल वाटर के पहले ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो Cl- वाला होगा, मतलब H+ क्रिएट नहीं होगा, तो सिर्फ OH- क्रिएट हो रहा है। यदि OH- क्रिएट हो रहा है, pH बढ़ेगा। पहले केस में pH कम होगा, दूसरे में बढ़ेगा। फोर्थ ऑप्शन 26। Is that okay? Based on prediction of reaction at anode and cathode, and to find the preferred reaction at both electrodes. Clear, Vijay? 26 question. Yes, sir. Then 27. When current passed through electrolyte cation moves towards cathode, anion moves towards anode. पता है तुम्हें? If the cathode is pulled out of the solution, the positive both will not move. यदि तुमने कैथोड सिस्टम से रिमूव कर दिया, मुझे ये बताओ क्या इलेक्ट्रिक करंट बिना क्लोज सर्किट के कभी भी आएगा? मतलब उन्होंने ये बोला हमारे पास एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, एक एनोड है, एक कैथोड है, अब तुम यहाँ से करंट पास कर रहे हो, एक इलेक्ट्रोड को रिमूव कर दिया, मतलब सर्किट ही कंप्लीट नहीं। क्या सर्किट कंप्लीट नहीं करेंगे तो कभी भी वहां पे इलेक्ट्रिक करंट पास हो पाएगा क्या? और इलेक्ट्रिक करंट ही पास नहीं होगा तो कोई किसी का भी मूवमेंट नहीं होगा, नो मूवमेंट। या देख लेना आप कौन सा ऑप्शन है वो 27 में। फोर्थ ऑप्शन, द पॉजिटिव and negative ion will start moving randomly. 28. A dilute solution of H2SO4 is electrolyzed. Select right statement with product at anode and cathode respectively. हमें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखा है दो। देखो एनोड पर दो रिएक्शंस हैं, दोनों क्वेश्चन में गिवन है, कौन सा रिएक्शन प्रिफर्ड होगा?
सर सेकंड वन। सेकंड वाला पता है, इसी क्वेश्चन में भी तुम्हें दे दिया जाता ना कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ H2SO4, तो फर्स्ट रिएक्शन भी प्रिफर्ड हो सकता है। When the concentration of sulfate is very large, then you can also oxidize sulfate। फिर बजाय E नॉट कंपैरिजन के हम कंपेयर करते हैं EMF ऑक्साइड, जो नस्ट इक्वेशन से आता है, तो वो EMF बढ़ जाएगा यदि रिएक्टेंट का अमाउंट बढ़ा रहे हैं। क्लियर? एंड दिस इज वन ऑफ द मेथड टू प्रोड्यूस H2O8 ये H2SO8 को प्रोड्यूस करने का एक मेथड है। हाईली कंसंट्रेटेड H2SO4 को जब इलेक्ट्रोलिसिस किया जाता है तो H2O8 बनता है, पर डाइसल्फ्यूरिक एसिड कहा जाता है। इसका कुछ कॉमन नेम भी है क्या? पढ़ा है तुमने BIN में 11th में? मेरे जहां तक मुझे पता है कोई कॉमन नेम नहीं है H2SO8 पर डाइसल्फ्यूरिक एसिड, राइट? H2SO5 का कॉमन नेम था। चलो, सो यहां से एक तो हमने एक इंफॉर्मेशन ये की है, कंसंट्रेटेड होता तो SO4 भी ऑक्सीडाइज हो सकता था। तो अभी रिएक्शन ये सेकंड वाला होगा, पानी वाला। अब आते हैं रिडक्शन में। रिडक्शन में किसका रिएक्शन होगा? H2SO4 है, H+ है, उसका रिडक्शन कर H2 बन जाएगा, और इसका E नॉट 0 है, पानी के E नॉट से ज्यादा है। पानी का E नॉट होता है रिडक्शन का -0.8, 0 इज ग्रेटर देन -0.8, तो H+ cation undergoes reduction change and H2 undergo oxidation change। अब आते हैं कंसंट्रेशन ऑफ H2SO4 रिमेन सेम। देखो, पहले केस में H+ प्रोड्यूस हुआ, सेकंड केस में H+ कंज्यूम हुआ, मतलब जितना H+ प्रोड्यूस हुआ वो उतना H+ कंज्यूम हो गया। H+ में तो कोई चेंज नहीं आ रहा है, सल्फेट में भी कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो कंसंट्रेशन ऑफ H2SO4 रिमेन्स कांस्टेंट, ये तो पक्का है। सेकंड, कैथोड पर जो रिएक्शन है H+ कंज्यूम हो रहा है, एनोड पर जो रिएक्शन है H+ प्रोड्यूस हो रहा है, और डेफिनेटली सेम अमाउंट से प्रोड्यूस और कंज्यूम होगा, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर तो सेम ही है ना दोनों के। So there is no change in H+, there is no change in sulfate ion, H2SO4 will not change। या तो आंसर 1 होगा या आंसर 4 होगा। अब आते हैं हम H2O2 पर। क्लियर? उन्होंने बोला है प्रोडक्ट एट एनोड एंड कैथोड। एनोड पर प्रोडक्ट बन रहा है, कैथोड पे बन रहा है H2 और एनोड पे बन रहा है O2। तो O2 एंड select the correct system product at anode and cathode, concentration remains constant। इसमें एक और थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू है, वाटर डिक्रीज हो रहा है एट एनोड एंड कैथोड रिस्पेक्टिवली। एनोड पे ऑक्सीडेशन, पानी का ऑक्सीडेशन तो O2 बनेगा और ये H2 बनेगा, कंसंट्रेशन ऑफ H2SO4 डिक्रीजेस। क्या थर्ड ऑप्शन दे रखा है क्या इन्होंने? आंसर क्या दे रखा है 28 का? सेकंड ऑप्शन है सर। हाँ सॉरी, सेकंड। देखो, एनोड पर H2 बन रहा, सॉरी कैथोड पर H2 बन रहा है, एनोड पर O2 बनेगा, पानी का ऑक्सीडेशन। तो हमने जो फर्स्ट और फोर्थ मैंने रिमेन्स कांस्टेंट बोला था, उसमें थोड़ा सा एक चेंज ये भी है। होगा ये, concentration of H2SO4 is defined as moles of H2SO4 upon volume of solution। पता है ये तो चेंज नहीं हो रहे हैं, जैसा हमने डिक्लेयर किया था moles of H2SO4 will not change, but यहाँ पर जो पानी ऑक्सीडाइज हो रहा है ना एनोड पर, ये कैथोड का रिएक्शन, एनोड का रिएक्शन होगा कुछ ये H2O undergoes oxidation change, water itself undergoing oxidation change, the amount of water is decreasing due to this reaction। जो वाटर का अमाउंट डिक्रीज हो रहा है उसके कारण वॉल्यूम डिक्रीज होगा, कंसंट्रेशन बढ़ेगा। मोल्स रिमेन सेम, वहां पे कंसंट्रेशन दे रखा है, पानी ऑक्सीडाइज हो रहा है, पानी कम होगा, वॉल्यूम कम होगा, कंसंट्रेशन बढ़ेगा, बट द मोल्स स्टिल रिमेन सेम फॉर H2। तो कंसंट्रेशन को लेकर हम ये बोलेंगे कंसंट्रेशन इंक्रीजेस और प्रोडक्ट एट एनोड O2, प्रोडक्ट एट कैथोड H2, सेकंड ऑप्शन। क्लियर? वहां पे कंसंट्रेशन के बजाय मोल्स होगा तो मोल्स ऑफ H2SO4 रिमेन्स कांस्टेंट आ जाएगा। वैसे प्रैक्टिकली मैं तुम्हें बताऊं, यहाँ पे जो वाटर ऑक्सीडाइज होता है बहुत कम अमाउंट वाटर का चेंज होता है, द अमाउंट ऑफ वाटर ऑलमोस्ट रिमेन्स कांस्टेंट। जनरली हम इसको प्रैक्टिकली एज्यूम नहीं करते हैं, बट थ्योरेटिकली बोल सकते हैं इसके कुछ भी मोल्स, कुछ भी अमाउंट कम हुआ 1 लीटर में से, यदि बाय चांस 5 ग्राम भी कम हुआ है तो उसको काउंट करेंगे,
Is that okay? 28th question. सर जनरली ई नॉट सेल करना है या ई सेल, मतलब देखो हमें similar? 15 दिया है तो ई नॉट सेल से कंपेयर करो, और यदि हमें कंसंट्रेटेड दिया है तो फिर कुछ केसेस हमें ध्यान रखने होते हैं, और यदि हमें एग्जैक्ट वैल्यू दे दिया गया कंसंट्रेशन का, जो जनरली नीट में नहीं दिया जाता है, जेई एडवांस लेवल में आते हैं वैसे कुछ हमें एग्जैक्ट वैल्यू दिया है तो पहले इनर्स इक्वेशन से ई सेल निकालो, फिर उसका फिर उससे प्रिडिक्ट करो। वो 1 मिनट का क्वेश्चन नहीं बचता है, मैं नहीं बोल रहा हूं कि नीट में नहीं आ सकता, बट मैंने अब तक देखा नहीं, आ तो सकता ही है। यदि कंसंट्रेशन भी दिया है, सब कुछ दिया है, तो फिर ई सेल निकालो, कंपेयर करो, ठीक है। हाँ सर। क्वेश्चन नंबर ये कौन सा था? 28 था ना? 29। रिएक्शन प्रिडिक्ट करना है 29 में। जहां भी ऐसा लिखा होता है ना Ag AgNO3 Ag, इसका मतलब एनोड Ag कैथोड Ag एंड दे हैव कॉमन इलेक्ट्रोलाइट, तो बजाय उसको हम अलग अलग लिखने के एक भी लिख देते हैं ना, इसका मतलब AgNO3 दोनों में कॉमन इलेक्ट्रोलाइट है, एंड दिस इज नॉट अ स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट, ये डिसोसिएट होता है कंप्लीटली, इट इज अ मेटल मेटल आयन हाफ सेल, स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट में काउंट नहीं होगा। अब हमने करंट पास किया, एक्वा सॉल्यूशन दे रखा है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, व्हेन करंट इज पास्ड कंसंट्रेशन ऑफ HNO3, एनोड पर रिएक्शन, दो पॉसिबल रिएक्शन, या तो Ag ऑक्सीडाइज हो जाए, इसका E नॉट होगा -0.8 ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, या फिर पानी ऑक्सीडाइज हो जाए, और इसका E नॉट होगा -1.2। कौन ऑक्सीडाइज होगा दोनों में से? सर फर्स्ट। तो Ag ऑक्सीडाइज होगा, रेड्यूस तो Ag को होना ही है, इसका OP -0.8 है, Ag प्लस का RP होगा +0.8, पानी से ज्यादा, Ag ही ऑक्सीडाइज हो रहा है, Ag ही रेड्यूस हो रहा है, क्या? तो क्या लगता है क्या होगा? कांस्टेंट। कांस्टेंट। आंसर फॉर 29 इज कांस्टेंट। इज दैट ओके? 30 दे रखा है आंसर 29 का। हाँ सर। देखो 31st क्वेश्चन, हमें इस क्वेश्चन में W दे रखा है 0.237 ग्राम, इक्विवेलेंट वेट होता है मॉलिक्यूलर मास, कॉपर का मॉलिक्यूलर मास 63.5 अपॉन इन फैक्टर 2, Cu2 प्लस Cu में कन्वर्ट होगा। हमें करंट कैलकुलेट करना है, यहाँ पर टाइम इज गिवन इन द क्वेश्चन 1 और 16 to 60 सेकंड, फैराडे कांस्टेंट में पता है, यहाँ से I कैलकुलेट करना, और ये I यूटिलाइज्ड आएगा जो हम यूटिलाइज कर रहे हैं, क्लियर? इस फॉर्मूले से I actual, sorry, I passing to the circuit is also given, I passing to the circuit is given 2 ampere, यूटिलाइज यहां से कैलकुलेट करो, पासिंग टू द सर्किट दे रखा है 2 एंपियर, करंट एफिशिएंसी 10 अपॉन दिस इनटू 100, क्या हो जाएगा अभी ये क्वेश्चन? हो जाएगा 31st, जिसका भी डाउट था जल्दी रिप्लाई करो, 31st होगा नहीं होगा? सर आप सॉल्व कर रहे हैं, आंसर नहीं आ रहा है। आंसर नहीं आ रहा है? चलो I को मैं करंट एफिशिएंसी I यूटिलाइज्ड अपॉन 2 एंपियर इनटू 100, मैं I को रिप्लेस कर देता हूं W अपॉन E इनटू A अपॉन T, ये 2 एंपियर एज इट इज इनटू 100, ताकि कैलकुलेशन एक ही बार करना पड़े। वेट इज गिवन इन द क्वेश्चन 0.237,
Faraday constant 96500 into 100 upon equivalent weight 63.5 by 2. So by 2 time 1 hour 16 to 60 3600 second into 2, ये 2 कैंसल, ये 2 0 कैंसल, ये 2 0 को यहाँ पे कन्वर्ट कर लेते हैं 23.7 into 965 upon 63.5 upon 36, 63.5 96, इसको यदि 1.5 टाइम्स करें 32 32 32 96 अप्रोक्सीमेटली ये आ जाएगा 1.5 मतलब 3 by 2 12 12 to the 24 बट वो तो एग्जैक्ट निकालना पड़ेगा तभी करंट एफिशिएंसी आएगी 24 23.7 upon 24 हमने कुछ मिस तो नहीं किया है वेट 0.237 ग्राम ठीक है F 96500 into 100 E 63.5 by T time is 1 or 36 into 60 3600 and 2.237 into 96500 into 100 divided by 63.5 divided by 3600 10% आ रहा है ठीक है सॉल्व करने पर आंसर 10% दे रखा है हाँ सर कैलकुलेशन इन्वॉल्व है थोड़ा उतना करना भी पड़ सकता है कभी कभी एग्जाम में ना कुछ क्वेश्चंस मैं नहीं कर रहा हूँ बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे ऐसे बट कुछ क्वेश्चन में करना पड़ सकता है इतना कैलकुलेशन 33.224 liter H2 is formed at cathode. The volume of photo gas formed at anode under identical condition. देखो फैराडे सेकंड लॉ सेम चार्ज पास कर रहे हैं एनोड कैथोड पर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट विल रिमेन सेम सो हम एक काम करते हैं वेट W1 upon E1 W2 upon E2 या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं E1 मोलार मास अपॉन n फैक्टर तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 into n फैक्टर 2 H2 का n फैक्टर होगा 2 एक H2 दो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर सकता है should be equal to number of moles of O2 into n factor 4 एक O2 4 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर सकता है देख लेते हैं कैसे 4 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा 2H2O can produce 4H plus 4 electron plus O2 one O2 can transfer 4 electron yeah so number of moles into n factor number of moles into n factor will be the number of equivalent चलो हमें 33rd क्वेश्चन में इसका वॉल्यूम दिया है by 22.4 का इसका वॉल्यूम पूछा है वॉल्यूम अपॉन 22.4 करना तो 22.4 तो कैंसिल हो जाएगा H2 का वॉल्यूम कितना है 0.224 into 2 by 4 तो 0.224 by 2 आ जाएगा 0.112 लीटर थर्ड ऑप्शन 33rd में is that okay volume by 22.4 volume by 22.4 हो जाएगा भी क्वेश्चन 33 रिस्पॉन्ड करो जिसका भी डाउट था किसका डाउट था यस 37 ये बचा है अभी करना कमर्शियल सेल पे था 37 वो आज या नेक्स्ट लेक्चर में कवर होगा 37 मैंने गलत दे दिया था 36 तक ही देना था ठीक है चलो कहीं और से था कुछ होमवर्क कंप्लीट हो गया डिस्कशन या कुछ पेंडिंग है अभी हो गया सर ठीक है
चलो अच्छा है, हम बुक जैसे ही हमारा चैप्टर कंप्लीट होगा, सेम लेक्चर और मे बी द नेक्स्ट लेक्चर, हम एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 2 कंप्लीट कर चुके होंगे। सिर्फ एक्सरसाइज 3 रहेगा जो तुम्हें फिर बात करना होगा। क्लियर? ये चैप्टर के 2 पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं, थर्ड पार्ट बचा है कंडक्टेंस। दैट मे टेक 2 lectures। कंडक्टेंस, रेजिस्टेंस, ओम्स लॉ, काफी कुछ डिटेल में फिजिक्स में आया है, पूरा का पूरा एक चैप्टर होता है। करंट इलेक्ट्रिसिटी V इक्वल टू IR, ओम्स लॉ, वो कितना करंट पास कर रहे हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस एंड एवरीथिंग। आई थिंक वो हो भी चुका होगा फिजिक्स में, तुम्हारा अब तक हो चुका है करंट इलेक्ट्रिसिटी। सेकंड हाँ यूनिट सर। होता है 12th का, फर्स्ट होता है इलेक्ट्रिसिटी, सेकंड इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पर हम जो कंडक्टेंस की बात कर रहे हैं, बेसिकली वी आर गोइंग टू डील विद द कंडक्टेंस, रेजिस्टेंस, कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी of electrolytic solution. In physics, you generally deals with the metallic conductors. यहाँ पे हम इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, सॉल्यूशन का कंडक्टेंस, उससे सब कुछ डील करते हैं। सिर्फ हम स्टार्टिंग में मेटालिक कंडक्टर्स और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स में डिफरेंशिएट करेंगे, इसकी प्रॉपर्टी किस पर डिपेंड होती है, उसके बाद फिर सारा सब कुछ डिटेल में इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस करेंगे। इवन ओम्स लॉ एंड ऑल, V equal to IR, resistance, resistivity relation, all are also valid for electrolytic conductors. वो यहाँ पे भी वैलिड होंगे, यहाँ पे भी हम इन्हें यूज करेंगे। ठीक? तो पहले जो डिफरेंस है इनमें थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, मैं उसको स्क्रीन पे शेयर करता हूँ, कॉपी कर लो, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक? Just 1 minute. सर बोलो। 13 को टेस्ट है तो उसका सिलेबस बता दीजिए ना। आज का डेट है 3। 10 days। तो क्या रखना है बताओ 13 को टेस्ट में। लास्ट टाइम ने रखा था पूरा कंप्लीट 12th एक्सेप्ट ब्लॉक केमिस्ट्री, राइट? हाँ सर। तो डेफिनेटली इस बार इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तो आएगा ही, क्योंकि करंट चैप्टर्स हैं। बाकी क्या रखना है तुम बताओ, सजेस्ट करो क्या रखना है इस बार, 10 दिन है तुम्हारे पास। Sir, coordination compound and metallurgy. सॉरी, Coordination compound and metallurgy. कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और मेटलर्जी तो इस बार दिखा दो, ब्लॉक केमिस्ट्री तो इंक्लूड करना ही है मुझे, उसको तो मैं छोड़ ही नहीं सकता हूँ। या तो एक काम करते हैं, जो हमारा अभी करंट चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और उसके साथ पूरा ब्लॉक केमिस्ट्री ले लें, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक 11 12 का। इज दैट ओके? 10 दिन है तो उतना रिवाइज कर सकते हो। सर ब्लॉक केमिस्ट्री इज मतलब नेक्स्ट टेस्ट में तो अभी 11th का ले लो ना। 11th का ब्लॉक केमिस्ट्री तो मैं लूंगा, चाहे मैं पूरे 8 ग्रुप्स ना लेके कुछ ग्रुप्स लूं, बट कुछ तो मैं लूंगा यार। तो उसमें से पहले तुम बताओ कि क्या करना है। सर सिर्फ 12th का लो ना ब्लॉक केमिस्ट्री। चलो एक काम करते हैं, 12th का ब्लॉक केमिस्ट्री
नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फैमिली, हैलोजेंस एंड नोबल गैसेस, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और एक चैप्टर 11 का बता दो। फिजिकल में कोई चैप्टर पेंडिंग है अभी जो टेस्ट में नहीं आया है? सर रेडॉक्स नहीं आया अब तक। रेडॉक्स नहीं आया है अभी। तुम्हारा ये नहीं हुआ ना इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट, या हो गया है? सर 11th में हो गया था रेडॉक्स का वो इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट एंड फैक्टर। हो गया था ना? हाँ तो ठीक है, वो रख लेते हैं हम। कंडक्टेंस, मेटेलिक कंडक्टेंस एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। 1 मिनट सुन लो फिर कॉपी कर लेना। Metallic conductance is there due to movement of electrons, while electrolytic conductance is there due to movement of the ions. Second, no metal or metal transfer takes place. जब भी metals में conductance होगा, wire, metallic wire में conductance होगा, there is no net transfer of any particles. सिर्फ इलेक्ट्रॉन एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाएगा और जो पहले प्लेस से इलेक्ट्रॉन आया उसी प्लेस पे किसी और जगह से इलेक्ट्रॉन आ रहा है। मतलब इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हो रही है बट नेट ट्रांसफर नहीं हो रहा है। ट्रांसफर इज देयर बट द नेट ट्रांसफर इज जीरो। व्हाइल इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस मेटल ट्रांसफर टेक्स प्लेस। इवन हमने देखा है एनोड की विड्थ कम होते जाती है, कैथोड की विड्थ बढ़ते जाती है, कैथोड पे मेटल डिपॉजिट होते जाता है, एनोड से डिसॉल्व होते चले जाता है। तो नेट ट्रांसफर ऑफ मेटल टेक्स प्लेस। इज दैट ओके? सेकंड पॉइंट कंडक्टेंस के लिए दोनों में डिफरेंस। मेटेलिक वायर में तुम 1000 इयर्स तक भी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करोगे ना, देयर इज नो केमिकल चेंजेस। उसका केमिकल फॉर्मूला, अरेंजमेंट, एटम्स, मॉलिक्यूल्स का वैसा ही रहेगा। व्हाइल इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस, the when we pass the electric current, some chemical redox reaction takes place. केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज होगी, केमिकल रिएक्शंस होंगी, पानी ऑक्सीडाइज हो सकता है, पीएच बढ़ सकता है, पीएच कम हो सकता है। तो केमिकल रिएक्शंस होंगी इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस, जबकि मेटालिक कंडक्टेंस में इलेक्ट्रोलाइट केमिकल रिएक्शंस नहीं होंगी। Fourth point, on increasing temperature metallic conductance decreases while electrolytic conductance increases. हाँ प्रतीक, फोर्थ पॉइंट एक्सप्लेन कर क्यों ऐसा हो रहा है। मेटालिक का तो तुमने पढ़ा होगा फिजिक्स में। प्रतीक इज देयर और नॉट? देवयानी? सर वो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस में अगर टेम्परेचर बढ़ा है तो फिर आयंस डिसोसिएट होंगे तो फिर कंडक्टेंस बढ़ जाएगा। ठीक है, डिसोसिएट होने के बजाय डिसोसिएट तो होगी, चलो हमने एज्यूम किया कि वो डिसोसिएटेड है, फिर क्या होगा? ऑलरेडी डिसोसिएटेड है तो क्या होगा? तो सर कंडक्ट होगी इलेक्ट्रिसिटी। उनका मूवमेंट बढ़ जाएगा। वो जो पहले मूव कर रहे थे फास्ट वेलोसिटी से मूव करेंगे, और ये हम फील कर सकते हैं। हमने NaCl को पानी में डिसॉल्व किया, नॉर्मल टेंपरेचर पे हम उसे बॉईल कर रहे हैं। क्या बॉईल करेंगे तो आयंस का मूवमेंट ज्यादा होगा क्या पहले से? नहीं। और मेटेलिक कंडक्टेंस में कम क्यों होता है? क्योंकि सर वो मेटल पिघल जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। टेंपरेचर नहीं बढ़ा रहे हैं, मेल्ट कर रहा है। देखो क्यों कम होता है मेटेलिक कंडक्टेंस में टेंपरेचर बढ़ने पे? क्योंकि उनका कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस पॉजिटिव रहता है। क्वेश्चन है व्हाई द कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इज पॉजिटिव? सर क्योंकि वो कंडक्टेंस और वैलेंस बैंड में गैप नहीं रहता ना, इसलिए इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं करते।
ठीक है, तो इसको यदि हम केमिकली थोड़ा सा ट्रीट करने जाएं तो ऐसे ट्रीट करेंगे, जो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट है ना, जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे मेटेलिक कंडक्टर्स में, इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट तो बढ़ेगा, बट एट द सेम टाइम्स एटम्स स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग, और जो वाइब्रेशन के कारण इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट में, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो में वो ज्यादा रेजिस्टेंस प्रोवाइड। तो यदि एटम कर्नल्स वर्ड सुना है क्या तुमने पहले? कर्नल्स, मेटल्स में कर्नल्स किसको डिफाइन करते हैं, सुना है पहले या नहीं सुना है? यस, नो, एनीवन? No, जी sir. सुना है पहले? कर्नल्स बेसिकली होता है न्यूक्लियस प्लस इलेक्ट्रॉन्स इन अ गिवन मेटल, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को छोड़ के इनर इलेक्ट्रॉन से प्लस न्यूक्लियस से उन्हें कर्नल्स कहा जाता है। तो कर्नल्स का वाइब्रेशन बढ़ जाता है, और उनके वाइब्रेशन बढ़ने के कारण ज्यादा रेजिस्टेंस आता है मेटालिक कंडक्टर्स। While in electrolytic conductors, on increasing temperature, the interaction between ions decreases and they now move more freely in comparison to lower temperature. इससे उनका कंडक्टेंस बढ़ता है। चलो कॉपी कर लो जल्दी से। पूरा ही पेज कॉपी करना है ना?
Dependency of electrolytic conductance, solute-solute interaction, more interaction between ions, less conductance of the solution. कोई भी इंटरेक्शन ज्यादा होगा, चाहे सोल्यूट सोल्यूट के बीच का हो, सोल्यूट सॉल्वेंट के बीच का हो या सॉल्वेंट सॉल्वेंट के बीच का हो. If any attraction is more, then the movement of ions will be less, conductance will be less. तो हम conductance को increase करने के लिए we always try to minimize all the interaction. And all this interaction, चाहे solute solute, solute solvent या solvent solvent हो, all this attraction depends on temperature. टेम्परेचर बढ़ाओगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है. तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं टेम्परेचर बढ़ाने पर this three interaction decreases, hence conductance increases. Is that okay? शेख क्लियर है इतना? हाँ सर. लास्ट के 2 पॉइंट्स मत लिखना, बाकी सब कुछ लिख लेना. नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, कंसंट्रेशन, इन दोनों को छोड़कर पूरा लिखना है ना. व्हेन वी इंक्रीज टेंपरेचर ऑल थ्री फैक्टर्स डिक्रीजेस, सो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस इंक्रीज. हमारा एक सैटरडे को लेक्चर है ना. we'll try to complete this chapter on Saturday. नहीं हुआ तो शायद एक लेक्चर और लगेगा. इसके बाद हमें क्या करना है? कौन सा चैप्टर बचा है? सरफेस केमिस्ट्री ना, और एक और सर सॉल्यूशंस भी है. ठीक है, बस और कुछ नहीं बचा है ना हमारा. नहीं सर. ठीक. सर वो सेकंड पॉइंट में मोर सॉल्वेशन लेसर कंडक्टेंस क्यों होता है? सॉल्यूशन ज्यादा होने पे. सॉल्यूशन नहीं लिखा है, वो सॉल्वेशन लिखा है. सॉल्वेशन, solute solvent interaction is denoted or is represented by solvation. सॉल्वेशन का मतलब ये होता है किसी भी आयन को कितने ज्यादा सॉल्वेंट पार्टिकल ने सराउंड किया है. तो जिस एक आयन को ज्यादा सॉल्वेंट पार्टिकल सराउंड करेंगे, मोर द सॉल्वेशन. यदि वाटर यहाँ पे सॉल्वेंट होता, सॉल्वेशन इज आल्सो कॉल्ड हाइड्रेशन. मोर द हाइड्रेशन लेसर द कंडक्टेंस, क्योंकि साइज उतना बड़ा होता चला जाएगा आयन का, उनका मूवमेंट उतना ब्लॉक होता चला जाएगा. इज दैट ओके? यस सर. सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन को विस्कस हम बोलेंगे. मोर द सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, मोर द विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड. तो जितनी ज्यादा विस्कोसिटी उतना कम कंडक्टेंस. तो विस्कोसिटी टर्म होता है. सॉलिड सॉल्वेंट इंटरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए टर्म होता है सॉल्वेशन और हाइड्रेशन. और सॉलिड सॉलिड इंटरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए टर्म होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है मतलब इनका अट्रैक्शन कम है, इजीली ब्रेक हो जाएगा. वीक इलेक्ट्रोलाइट है मतलब अट्रैक्शन ज्यादा है, इजीली ब्रेक नहीं होता. जनरली हम टेम्परेचर को चेंज नहीं करते, तो हम टेम्परेचर के साथ वेरिएशन, मैथमेटिकल रिलेशन नहीं देखेंगे इस चैप्टर में. हम मेनली कंसंट्रेशन को चेंज करते हैं, उसके साथ वेरिएशन देखेंगे कंडक्टेंस. अभी हो गया है कॉपी, चले हम आगे. सर यस. सर इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के साथ कैसे वेरी करेगा? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के साथ कैसे वेरी करेगा? देखो, जैसा तुमने फिजिक्स में पढ़ा था, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बढ़ता है तो क्या होता है? इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस बढ़ता है, कम होता है? बताता हूं, मैं बोर्ड पे बताता हूं. हो गया क्या कॉपी? बोलो, हुआ है नहीं हुआ है? हाँ सर हो गया. देखो,
डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जब इंक्रीज होता है, हमारे पास लेट से एक आयन है HCN, H प्लस CN माइनस आयन, इनके बीच में एक सॉल्वेंट है. इफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द सॉल्वेंट इज मोर, the force of attraction between two ions are less. यदि इनके बीच में force of attraction कम हो जाएगा, now they will not move towards each other, they can move freely to provide, to give their contribution in the conductance of the solution. जितना ज्यादा इनके बीच में, जितना कम इनके बीच में force of attraction, उतना better conductance. Greater the dielectric constant, lesser the force of attraction, more the conductance. Is that okay? Yes, sir. रेजिस्टेंस कैसे डिफाइन होता है? रेजिस्टेंस लिखो डेफिनेशन. इट इज द हिंड्रेंस प्रोवाइडेड बाय सॉल्यूशन on passing of current. It is a hindrance provided by the solution on passing current through it. Sir, please repeat. It is a hindrance provided by the solution on passing current through it. जब भी हम करंट एक सॉल्यूशन से पास करेंगे, whatever the hindrance provided by the solution to flow the current is called resistance. मतलब रेजिस्ट कर रहा है, कितना रेजिस्ट कर रहा है करंट को, कितना हिंड्रेंस प्रोवाइड कर रहा है करंट. तो कुछ बेसिकली देखा जाए तो टेक्निकल डेफिनेशन नहीं हुआ है, इंग्लिश का वर्ड हो गया जिसको डिफाइन रेजिस्टेंस. किसी भी चीज का रेजिस्टेंस क्या हो, कितना हिंड्रेंस प्रोवाइड हो रहा है. इज दैट ओके? देखो, एक नेगेटिव टर्मिनल लिया, एक पॉजिटिव टर्मिनल लिया. द डिस्टेंस बिटवीन दिस टू इलेक्ट्रोड, ये दो इलेक्ट्रोड है, इज L and the area of this cross section is A. जो इलेक्ट्रोड है उनका एरिया L एरिया, उनके बीच में डिस्टेंस L एरिया. here distance between electrodes. ये बताओ मुझे रेजिस्टेंस, यदि हम इन फैक्टर्स को देखेंगे, इन फिजिकल फैक्टर्स को देखेंगे, जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा इन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में, हम बोल सकते हैं उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को या आयंस को फ्लो होने में रेजिस्टेंस मिलेगा फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड. More the distance, ions need to move larger distance, and the solution will provide more resistance to the flow of ions, to the flow of electric current. So resistance is directly proportional to length or distance between the electrode. Greater the cross section area, more the number of ions will move from one end to another end. पहले इतना एरिया था, अब इतना एरिया है, तो ज्यादा आयंस मूव करेंगे. So greater the area, more the number of ions will move from one end to another end, lesser the resistance. और ये तुमने फिजिक्स में ही पढ़ा है, उसमें लेंथ ऑफ द कंडक्टर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये पढ़ा होगा फिजिक्स, राइट? उन्नति पढ़ा है, नहीं पढ़ा है? वाश्री, विजया, अनुष्का? यस सर, पढ़ा है. प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यहाँ पे आ जाएगा रो, व्हिच इज कॉल्ड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और कंडक्ट रेजिस्टिविटी. मैंने आर लिख दिया, L बाय resistance is proportional to L, inversely proportional to area, rho L by A. और resistance L और A मैंने वहां पे लिखा है, मैं L by लिख देता हूँ. It is called cell constant. इसे cell constant कहा जाता है. It depends on the cell, electrolytic cell, उसमें generally distance और area fix होता है. Then rho is called specific
रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। Yeah, is that okay? Conductance denoted by G. कंडक्टेंस को हम जनरली G से और कैपिटल C से डिनोट करते हैं, मैं हमेशा G से करने वाला हूं। वो था हिंडरेंस प्रोवाइडेड बाय द सॉल्यूशन इन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और आयंस। क्या लगता है कंडक्टेंस को कैसे डिफाइन करोगे? हाउ विल यू डिफाइन कंडक्टेंस? Sir, 1 by R. 1 by R डिफाइन कैसे करोगे? कोई भी सॉल्यूशन किसी भी करंट को फ्लो होने में कितना बेसिकली फैसिलिटेट कर रहा है, कितना उसको फ्लो करने में इजीनेस प्रोवाइड कर रहा है, वो उसका कंडक्टेंस हो गया। और मैथमेटिकली जाएंगे, इट इज द इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस। इट इज इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस G equal to 1 by R. So 1 by rho A by L. 1 by rho को हम केपा भी लिखते हैं, which is conductivity. यही लिखते थे फिजिक्स में भी, या कुछ और से डिनोट करते थे? यूनिट्स आई थिंक सभी के यूनिट्स तुम्हें पहले से भी पता है, फिर भी हम देख लेते हैं क्योंकि यूनिट्स बहुत ज्यादा मैटर करेंगे जब हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे होंगे इस पार्ट। रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट होता है ओम। इट इज आल्सो डिनोटेड बाय दिस साइड L अपॉन A का यूनिट होता है सेंटीमीटर इनवर्स, सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर, और ऐसा यूनिट होता है मीटर इनवर्स। हम सेंटीमीटर इनवर्स ज्यादा यूज करने वाले हैं here. Then rho, मुझे कंडक्टिविटी को डिफाइन भी करना था, हमने डिफाइन नहीं किया। चलो मैं यूनिट लिखूंगा, वहीं पे डिफाइन भी कर दूंगा ऐसे। रो का यूनिट होगा ओम, इसका यूनिट था 1 अपॉन सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई कर दो ओम इनटू सेंटीमीटर, और ओम सेंटीमीटर और ओम मीटर। ऐसा यूनिट will be ohm meter, but most frequently used units are centimeter. कंडक्टेंस होता है 1 अपॉन रेजिस्टेंस, ओम इनवर्स। इसे हम कभी कभी
ए से भी डिनोट करते हैं, इसका इनवर्स ना उल्टा साइन कर देते हैं। वी कैन आल्सो राइट MHO मो, ओम का इनवर्स मो MHO, ऐसा भी लिखा जाता है। क्लियर? और एस से भी डिनोट किया जाता है, SIMENS। पढ़े हैं सारे यूनिट्स तुमने पहले भी फिजिक्स में या नहीं पढ़े? सुरभि हुआ ही नहीं हुआ है? सुरभि स्वानंद फिजिक्स में यूनिट्स हर्षिता जैन चार बच्चों का नाम लिया, किसी ने अप्लाई नहीं किया। Am I audible or not? हर्षिता, जयन, जयश्री, कौस्तुभ, खुशी। यस सर, ऑडिबल। यस सर। ये पढ़ा है तुमने यूनिट्स फिजिक्स में 12th में या नहीं पढ़े यूनिट्स? सर पढ़े हैं। चलो कैपा को मैं डिफाइन कर रहा हूं, उसके बाद इसके यूनिट्स भी देखेंगे। इट इज द कंडक्टेंस ऑफ अ सॉल्यूशन, एक मिनट, हाँ, इट इज द कंडक्टेंस ऑफ अ सॉल्यूशन प्रेजेंट इन अ वेसल where distance between electrode is 1 centimeter or 1 unit length, मीटर भी ले सकते हो, और 1 मीटर, and area of cross section is also 1 centimeter square और 1 मीटर स्क्वायर ऐसा यूनिट। जब लेंथ और एरिया दोनों 1 होंगे, then kappa equal to conductance, conductance of a solution present in a vessel where length and area both are 1 unit। Just a minute। It is the conductance of a solution present in a vessel where length equal to 1 centimeter, area equal to 1 centimeter square, जब ये दोनों 1 होंगे, G equal to kappa, ऐसा भी डिफाइन होता है। अच्छा मुझे बताओ कि लेंथ 1 सेंटीमीटर है, एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, can we say that volume is 1 centimeter into 1 centimeter square, that is 1 centimeter cube, मतलब 1 यूनिट वॉल्यूम होगा। यदि सेंटीमीटर क्यूब में ले रहे हैं, सेंटीमीटर यूनिट में ले रहे हैं, सेंटीमीटर क्यूब, मीटर में ले रहे हैं तो मीटर क्यूब। It can also be defined in this manner, or conductivity is conducting power of 1 सेंटीमीटर क्यूब, इसको हम 1 ml भी बोलते हैं, ऐसा यूनिट में लेना है तो 1 मीटर क्यूब, 1 ml ऑफ द सॉल्यूशन। 1 ml सॉल्यूशन का जो भी कंडक्टिंग पावर है दैट विल बी द कंडक्टिविटी, और इसी का हम बहुत ज्यादा यूज करने वाले हैं। अब यदि हम यूनिट्स देखें कैपा के, सो हमारे पास फॉर्मूला था G इक्वल टू कैपा इनटू A बाय L। कैपा हो जाएगा G इनटू L बाय, L बाय का यूनिट सेंटीमीटर इनवर्स, G का यूनिट ओम इनवर्स और S से डिनोट करते हैं, तो इसके यूनिट्स हो जाएंगे S पर सेंटीमीटर, क्लियर, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। It can also be written as per meter, ऐसे भी लिखा जा सकता है। मैं इसका कन्वर्जन भी बता देता हूँ, ऐसा यूनिट और सीजीएस यूनिट का 1 s per सेंटीमीटर इज इक्वल टू, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे या मैं मीटर से कन्वर्ट करके इसको बताता हूँ,
1 मीटर इज 100 सेंटीमीटर, 100 आएगा डिनोमिनेटर में, ऊपर चला जाएगा माइनस। ये इसका कन्वर्जन है, ध्यान रखना है। मृदुल, मुस्कान, इज दैट ओके? फलक, पवन, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सर वो के ही है ना, के है ना, क्या? कंडक्टिविटी के है ना, या कुछ और बोलते हैं उसे? ये बेसिकली केपा बोलते हैं इसको, ग्रीक लेटर है, के को थोड़ा सा ऐसा लिखा जाता है, जैसे लैम्डा वगैरह होते हैं ना, इसे केपा बोला जाता है। के भी बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। यूनिट्स वगैरह अच्छे से पढ़ना, याद करना है ना। वैसे तो फिजिक्स में क्या है, तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं है, स्पेशली यहाँ पे कन्वर्जन का काफी यूज आता है, सेंटीमीटर मीटर वाला, क्योंकि हम फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं सेंटीमीटर, काफी बार दिया होता है SI में। कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी बोथ आर एडिटिव इन नेचर। नोट, एडिटिव नेचर का मतलब ये होगा, एक हमारे पास सॉल्यूशन है, लेट्स से उस सॉल्यूशन में हमारे पास कुछ 3 सब्सटेंस प्रेजेंट है, 1 2 3, वी कैन राइट conductivity of a solution G1 plus G2 plus G3, clear, and so on। जितने भी substance present है उनको ऐड कर देंगे। Let's say we have only 2 substance, solute and solvent। हम ऐसा भी कर सकते हैं, conductance of solvent upon conductance of solute। Similarly, kappa can also be add, kappa of the solution is kappa 1 plus kappa 2 plus kappa 3, सबको ऐड करके मिल सकता है। एग्जाम्पल हमें लिया NaCl aqueous, केपा इसका हो जाएगा केपा फॉर Na प्लस, केपा फॉर Cl माइनस, केपा फॉर वाटर सॉल्वेंट। एक्वस सॉल्यूशन में Na प्लस होगा, Cl माइनस होगा और वाटर होगा, तीनों का केपा हम इंडिविजुअली निकाल के ऐड कर सकते हैं। इज दैट ओके? कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी एडिटिव नेचर के होते हैं, ऐड किया जा सकता है। चलो, जितना हमने किया उस पर 1-2 क्वेश्चन देखते हैं अभी। बुकलेट में तो 1-2 क्वेश्चन नहीं है, इसके मैं कभी आगे करेंगे, कभी मैं देखा हूं। एक्सरसाइज 3 में से कुछ भी होमवर्क नहीं दिया है ना अभी? नहीं सर। परसों के लिए मैं एक्सरसाइज 3 से होमवर्क दे रहा हूं, बोर्ड पे लिखा हूं क्वेश्चन नंबर। एक्सरसाइज 3 होमवर्क पार्ट 1।
चलो ठीक है, इतना ही क्वेश्चन है परसों के लिए। सर एक डाउट था मुझे बोलो। सर ई नॉट सेल इज